जो विषय केंद्र सरकार की नीतियों के आम आदमी को परेशान करने वाले थे, और ये एक विडंबना है कि जो एंटी सिटीजन एंटी पीपल मूव्स थी उसको ये रिफॉर्म कहते थे। एक रिफॉर्म था कि डीजल के दाम बढ़ा दो, दूसरा रिफॉर्म था कि एलपीजी के दाम भी बढ़ा दो और सब्सिडाइज सिलेंडर्स के ऊपर एक कैप लगा दो। खुदरा व्यापार रिटेल में एफडीआई ले आओ और विदेशियों के हाथ में वो व्यवस्था दे दो। ये तीनों ऐसे नीतियां थी जिससे आम आदमी को और समाज के विभिन्न वर्गों को विशेष रूप से तकलीफ पहुंची है। रिटेल एफडीआई में व्यापारी वर्ग और देश का लगभग बहुत बड़ी मात्रा में छोटा व्यापारी, उसको तकलीफ पहुंची है। हिमाचल में भी लाखों की संख्या में गांव-गांव में छोटे व्यापारी हैं। आम आदमी को तो पहुंची ही, विशेष रूप से किसान को डीजल के दाम बढ़ने से नुकसान हुआ है और एलपीजी की कीमत बढ़ाने से और जो कैप लगाई सिलेंडर्स के ऊपर, तो हर घर को तकलीफ पहुंची है। और सरकार का राजनीतिक चिंतन कितना विचित्र था कि इन सब कदम जो आम व्यक्ति को परेशान करने वाले हैं उसको ये सुधार कहते थे। वोटिंग से 3 दिन पहले एलपीजी का दाम 26 रुपए और बढ़ा देना। अब राजनीतिक दृष्टि से उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह मध्य रात्रि को कल्पना आई। बिसाइड्स बीइंग अनफेयर एंटी पीपल, it added to the misery of the common man, particularly the women. It's only at midnight they realize that it's a politically costly move. और इसलिए कल मध्य रात्रि को भी जो किया वो भी धोखाधड़ी थी। उसको वापस नहीं लिया। मंत्री जी और मंत्रालय ने कहा वी आर पुटिंग इट ऑन होल्ड। निर्णय स्टैंड करता है, उसको लागू करना हम उसको रोक रहे हैं। पुटिंग ऑन होल्ड का मतलब यही है। मैं मानता हूं कि ये 72 घंटे के लिए ऑन होल्ड होगा। 4 तारीख को जब हिमाचल में वोट पड़ जाएगा 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद यह होल्डिंग आउट ऑपरेशन भी समाप्त हो जाएगा। और ऐसी सरकार से निपटने का एक ही तरीका है कि उसको सबक सिखलाया जाए। अब हिमाचल प्रदेश की जनता ये निर्णय कर ले कि ऐसी नीतियों की वजह से इनको एक सबक सिखलाएंगे हम, विल गिव देम अ क्रशिंग डिफीट, तो शायद ये उत्साह जो है इस प्रकार की नीतियां लाने का,
वो कुछ थमेगा, कुछ कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम एक बार फिर हिमाचल में सरकार बनाएंगे, पूरा बहुमत लेंगे। मौजूदा सरकार को लोग वापस तब वोट देते हैं जब उनकी संतुष्टि का स्तर अच्छा हो। जब आक्रोश हो तो बदलते हैं। पूरे अभियान में हमें आक्रोश तो केंद्र की सरकार के खिलाफ दिखा, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्ट लेवल राज्य सरकार के प्रति दिखा। मैं एक दूसरा विषय भी आपके सामने रखना चाहूंगा। कल जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई विषय दिल्ली में रेज किए थे। और कुल मिलाके जो उन्होंने विषय रेज किए, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, वो उनके द्वारा उठाए गए विषय हैं। जिनके खिलाफ उठाए हैं उनका उत्तर क्या आता है, इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर उन सभी विषयों में से केवल एक तथ्य ऐसा था जो कुछ, जिसका वर्णन तो हुआ, लेकिन उसके परिणाम क्या होने चाहिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया। पुराना एक समाचार पत्र दो चलते थे, जो कि एक, ये मोबाइल फोन बंद कर दें जो इस पे बैठे हैं। जो दो समाचार पत्र चलते थे, नेशनल हेराल्ड, कौमी एकता। हेराल्ड तो अब बंद हो चुका है। जो कंपनी इसकी मालिक थी, एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर स्वामी का यह कहना था कि एक यंग इंडियन नाम की कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, और जो लोग उसके शेयर होल्डर्स बने उसके संबंध में उनकी टिप्पणी की। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के विषय में नहीं जा रहा। उस सारे दस्तावेजों में से एक प्रस्ताव सामने आया 26 फरवरी 2011 का। वो नेट पे अवेलेबल है, आरओसी की वेबसाइट पे भी है। एसोसिएटेड जर्नल्स के बोर्ड का प्रस्ताव है, जिसमें यह वर्णन आया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको 90 करोड़ रुपए लोन दिया है। डॉक्टर स्वामी ने इतना कहा कि राजनीतिक दल लोन नहीं दे सकते। यह ठीक है, लेकिन इसके परिणाम उससे आगे जाते हैं। मैं इसका संक्षिप्त में वर्णन कर देता हूं। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था। उस अमेंडमेंट में सेक्शन 29 संशोधित किया कि हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी।
रिकॉग्निशन होती है सिंबल के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होती है कि आप अपने आप को राजनीतिक दल कह पाए। और उस संशोधन के अनुकूल चुनाव आयोग ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दे दी और उन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है कि हर पार्टी अपने संविधान को संशोधित करेगी। इट्स अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। और जो उन्होंने बाइंडिंग कंडीशंस दिए, जो हम सबको अमेंड करने पड़े, उन गाइडलाइंस में एक ड्राफ्ट था आर्टिकल 8। कई आर्टिकल्स थे जो बदलने पड़े। आर्टिकल 8 में यह लिखा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज केवल पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। It's a condition of registration of every political party that financial resources belonging to the party will be used only for a political purpose. उसके बाद जब एनडीए की सरकार थी तो हम लोगों ने 3 कानूनों को अमेंड किया और उसको बदलने के लिए लगभग प्रमुख राजनीतिक दलों में आम राय थी। हमारी भी यह सुझाव था, कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस वक्त वो प्रतिपक्ष नेता थे अपर हाउस में। और ये कानूनों को जिस स्टैंडिंग कमेटी ने क्लियर किया, उसके अध्यक्ष उस वक्त आज के मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति जी थे। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई भी लीगल एंटिटी राजनीतिक दल को पैसे दे सकती है। चाहे कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, कोई पार्टनरशिप है, जब पैसा देगी तो इनकम टैक्स में उसको उतने पैसे की छूट मिल जाएगी, वो डिडक्शन माना जाएगा। तो एक टैक्स इंसेंटिव दे दिया जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हो। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट भी बदला, कंपनीज एक्ट भी बदला। आवश्यकता यह थी कि आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो भी लोग 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा देते हैं, उनके नामों की लिस्ट देनी पड़ेगी। यह तब से कानून है। मैं उस वक्त कानून मंत्री था और मैंने ये बिल्स मूव किए थे। ये 2002 से लगभग कानून है इस देश का। हर पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इनकम टैक्स देने से एग्जेम्पशन है। सो इन अ नटशेल, द डोनर इज एग्जेम्प्टेड to the extent of his donation. It's considered a deduction, and a political party is also exempted from paying tax because it has to use this money for a political purpose, which is a part of India's parliamentary democracy. Parties need resources, and therefore to incentivize these resources and make them transparent, these laws were passed. The condition of exemption is because you are using money which belongs to the extent of exemption both to the donor and the party is tax which the public is foregoing.
otherwise this would have been taxed with the exchequer, that this money will be used only for a political purpose. This money can't be used for a commercial purpose. It can't be used for a business purpose. और अगर ये जो तथ्य सामने आया है सच है, मुझे सिर्फ आज जो कागज मैंने इंटरनेट पे और समाचार पत्रों में देखे हैं, जो कल डिस्क्लोजर हुआ जिसका खंडन नहीं हो पाया, ये तो कहा गया कि बेसलेस है। लेकिन अगर ये सच है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाए, डोनर को भी टैक्स एग्जेम्पशन मिले, पार्टी को भी टैक्स एग्जेम्पशन मिले, और उस पैसे को एक कमर्शियल एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया जाए, इट्स अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ, it's a violation of the exemption, it's a violation of the Income Tax Act. And it's a violation of your conditions of registration as a political party. तो मैं चाहूंगा कि जो दस्तावेज डॉक्टर स्वामी ने दिए हैं, उन पे वो क्या जवाब देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या ये 90 करोड़ रुपया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से टैक्स एग्जेम्पशंस के नाम पर इकट्ठा हुआ और एक कमर्शियल एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया गया, क्या ये सच है? इसमें वो एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं कि ये बेसलेस है, बेबुनियाद है, लेकिन मेरा ये स्पेसिफिक प्रश्न है कि वॉज दिस मनी ट्रांसफर्ड और नॉट ट्रांसफर्ड? If no such loan was given, that's the end of the matter. Then Dr. Swami's assertion may not be accurate. But if such a loan has in fact been given, then the first question is, how does it impinge on the registration of the All India Congress Committee as a political party? They have breached the condition of its registration. Its tax exemption certainly then must go. And it must explain this conduct that how come money is collected for a political party under a tax exemption scheme, with on the strength of that tax exemption, are now diverted for a commercial business. If this indeed has happened, it's a serious matter. This would be the first case in India of a political party using its resources for a commercial purpose. To say the least, it would be the grossest impropriety besides being a gross illegality. तो मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये 90 करोड़ दिया गया कि नहीं दिया गया, इस पे अपना स्पष्टीकरण दे दे, and the country expects a specific answer, not merely adjectives in reply. और जब वो उत्तर दे देते हैं तो इसके सारे consequences क्या हैं? It's only fair that we address only at that stage. Thank you. तो शिमला से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी के जो आरोप हैं उन पर सफाई क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। 90 करोड़ के कर्ज पर सफाई मांगी है। कहा है कि कांग्रेस का पैसा कंपनी को क्यों गया, कर्ज क्यों दिया गया, यंग इंडियन कंपनी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन के कानूनों के तहत ये राजनीतिक पार्टी ने पैसा लिया और फिर इसे कमर्शियल पर्पस के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। 90 करोड़ के कर्ज पर सफाई मांगी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी से।